माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एसटी स्टडी ट्रेजर। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट, जो कि हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में ये प्रिंट के बारे में देख चुके थे एंड सेकंड पार्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और आइडिया, ये नेशन का नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैला, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सेकंड पार्ट में। और थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, कि इतना जब इतनी ग्रुप था, इतनी ग्रुप मतलब जब डाइवर्जेंस पीपल लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के जब पीपल एक जगह आ जाते हैं तो उनका कुछ कॉमन कल्चर नहीं होता, उसी को इतनी ग्रुप कहते हैं। जब इतनी ग्रुप था तो कैसे सब लोगों ने नेशनलिज्म के फीलिंग को अक्रेंस किया, इसको एलिब्रेट किया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने अपने पार्ट सेकंड में देखा था कि फ्रांस में नेशनलिज्म आया एंड फ्रांस से जो फ्रेंच आर्मी से लोग थे वो हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, यहाँ इटली वगैरह में गए नेशनलिज्म की फीलिंग को अब्रोड करने के लिए एंड यूरोप के कुछ पार्ट में भी गए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोप में, अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जितने ये सब पार्ट दिए गए, ये सब केवल इसके यूरोप के बारे में बताया गया कि वहाँ का जो एरिया था वो कैसा था, बस उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर आप मिड सेंचुरी का यूरोप का अगर आप मैप देखते हो, मिड 18th सेंचुरी का अगर आप मैप देखते हो तो उसमें वहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं था जिस तरह से आया। जैसे कि जर्मनी, उस टाइम पे जर्मनी क्या था, जैसे ये जर्मनी, तो जर्मनी बहुत ही छोटे डचेस, कांटन्स, किंगडम से डिवाइडेड था। बट इन दैट टाइम जर्मनी एक टेरिटरी, इसका एक अलग ही वो दे दिया गया कंट्री है। What we know today जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड। इस टाइम हम लोग जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को क्या जानते हैं, ये एक कंट्री है। बट उन मिड 18th सेंचुरी के टाइम में वो डिवाइडेड था किंगडम्स में, डचीज में एंड कांटन्स में, जिसके जो रूलर थे वो ऑटोनॉमस टेरिटरी रूलर करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो कि अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे और उनके जो टेरिटरी थे, वहाँ के जो लोग थे बहुत ही डिफरेंट टाइप के पीपल रहते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, सपोज दैट ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न और ये जो सेंटर, ये जो लोग थे यहाँ पे इसमें बहुत ही डिफरेंट पीपल लोग रहते थे। इसमें जो लोग करते थे, इट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी। They did not see themselves as, और यहाँ पे कोई भी शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, मतलब कि कुछ मिलता जुलता नहीं था एंड कॉमन कल्चर भी नहीं थे। और फिर यहाँ तक कि ये बहुत ही सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, जो कि जिस इतनी ग्रुप से वो बिलोंग करते थे उस इतनी ग्रुप का डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे। आप ही सोचो, आप जिस एरिया में रहते हो, अगर वहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट टाइप के बोले, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोले, तो क्या आप उसको समझ पाओगे? इतना समझाना, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग कुछ था ही नहीं, इतना तक था, तो कैसे नेशनलिज्म आया? द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल करता था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे देख रहे हो ऑस्ट्रिया एम्पायर है, यहाँ पे ये था, ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे रूल करता। तो यहाँ पे कुछ एरिया जैसे दिया गया है, गैलिशिया, पोलैंड, हंगरी एंड ऑस्ट्रेलिया, प्रुशिया, यहाँ सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बताया गया है, कुछ इतनी ग्रुप किया गया। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया, एक पैच ऑफ जिसके डिफरेंट पीपल लोग थे, डिफरेंट रिलीजन था। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया एल्पाइन रीजन का, एल्पाइन रीजन में आ जाते थे, ये एक ऑस्ट्रिया हंगरी का ही पार्ट है, इट मीन्स हैब्सबर्ग एम्पायर का ये एल्पाइन रीजन एक पार्ट है। द ट्रायल, ऑस्ट्रेलिया, द स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ बोहेमिया, ये सब जुड़े हुए हैं इस रीजन के, सब जो रीजन अलग अलग है ये सब जुड़े हुए हैं, तो उसको एल्पाइन रीजन कहा गया है। और जो एल्पाइन रीजन है वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही आता है, जहाँ पे जो कि अरिस्टोक्रेसी ज़्यादातर थे, वो जो अरिस्टोक्रेसी थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। किस टाइप के थे? वो जर्मन स्पीकिंग थे। और साथ ही साथ कुछ इटालियन स्पीकिंग भी प्रोविंशियलिस्ट लोग थे, जो कि लॉम्बार्डी और वेनेटिया में लोग थे। और जो हंगरी हाफ ऑफ द, जो हंगरी जो एरिया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाई हूँ हंगरी के बारे में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है ये हंगरी है, तो यहाँ पे जो हंगरी का जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थे वो उनका तो डिफरेंट था, वो मैग्यार बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग्यार। यहाँ पर और जो कुछ जो हाफ ऑफ
पीपल तो, और जो आधे जो थे वो बहुत ही अलग अलग टाइप के लैंग्वेज बोलते थे। और गैलेशिया में जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश बोलते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि गैलेशिया के जो लोग थे वो पॉलिश बोलते थे। अब आप लोग सोचोगे पॉलिश क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो गैलेशिया के एरिया है वो पोलैंड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, पोलैंड से। तो पोलैंड में पॉलिश बोला जाता था, तो वो गैलेशिया के लोग भी पॉलिश बोलने लगे थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आप ज्वाइन करके लर्न कर सकते हो। Beside three dominant people, there are lived within the boundaries of the empire the mass of the subject peasant बोहेमिया and Slavic। बहुत ज़्यादा जो mass of the subject peasant लोग रहते थे वो बोहेमिया में रहते थे, सैवलॉक्स में रहते थे, नॉर्थ एरिया में जो कि ये है, सैवलोनीस इन कार्नोरिया, क्रोट इन द साउथ एंड रूमेंस टू द ईस्ट इन क्लावनेशिया। सच डिफरेंस डज नॉट इज प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। इतना ज़्यादा डिफरेंस था तो पॉलिटिकल यूनिट उनको कुछ प्रमोट नहीं कर रही थी, ना ही कलेक्टिव शेयर आइडेंटिटी से, ना ही कुछ कॉमन कल्चर था, तो कुछ भी नहीं मिलता था। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन अलायंस टू द एम्पायर। तो हाउ डिड, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कि जब इतना सारा इतनी ग्रुप था, इतना सारा डिफरेंसेस था पीपल में, लैंग्वेज में, रीजन में, जो भी रीजन था वो छोटे छोटे किंगडम, डचेस, कांटन में डिवाइडेड, तो इतना ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए आप लोग याद कर लीजिए। जैसे नेपोलियन इन्वेंट इटली, ये आगे भी आपको मिलेगा, नेपोलियन ने कब इटली को इन्वेंट किया, एंड 1797 में नेपोलियन को इटली को इन्वाइट किया, और साथ ही साथ नेपोलियन वॉर इधर से स्टार्ट हुआ। 1848 में और 1815 में जो फाल नेपोलियन जो है वो गिर गया, जो यहाँ पे तो बाद में दवेरा पीस अल्टरमेट स्टार्ट हो गया। 1821 में ग्रीक स्ट्रक्चर फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया, मतलब ग्रीक जो है, ग्रीस जो है ये एक हैज़बन के एम्पायर का ही पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर, सॉरी ऑटोमन एम्पायर का ये पार्ट था, बट देन आफ्टर ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगा। 1848 में जो रिवोल्यूशन हुआ है, यूरोप में आर्टिशन जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, पीजेंट वगैरह थे, ये लोग रिवॉल्ट करने लगे। इकोनॉमिक हार्डशिप में, मिडिल क्लासेस में, डिमांड इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कब इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब होने लगा, तो आप लोग टिक कर देना 1848 इटालियन मैग्मार। एंड 1859 से 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, तो ये आपको मिलेगा कि कैसे ये यूनिफाई इटली हुआ। एंड 1866 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, 1866 एंड 1871। 1905 में स्लैव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन द हैज़बर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। तो गाइस मैं आपको अभी तक यहाँ पे बताऊंगी, देन आफ्टर द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।